अच्छा, एसी करंट पे हमने कुछ कुछ डिस्कस किया था। व्हाट इज आई एवरेज? आई एवरेज का फॉर्मूला डिस्कस किया था, आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। और ये सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी केस में अगर पूछा जाए कि टाइम के साथ एवरेज, तो यही होगा। देन कहा था बच्चों आई स्क्वायर का एवरेज, so this will be defined as I square dt on dt का इंटीग्रेशन। और इसी को हमने समझाया था कि क्या बोलते हैं, IRMS का स्क्वायर, है ना। सो एक एग्जांपल लिया बच्चों कि अगर I इज इक्वल टू I साइन I नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल फंक्शन है। I average, if you integrate it, this comes out as 0 because कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लॉन्ग टाइम इंटरवल में या वन टाइम इंटरवल या टू टाइम इंटरवल। लेकिन आई एवरेज कहा था टी इजिकल टू 0 से टी इजिकल टू पाई बाय ओमेगा, दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। ये कितना आया था, किसी को याद है? मानसिक आवस्कर कितना आया था बच्चों? एनीवन? यश गुजर? करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था। ठीक है, 2I0/5। और अगर ये टाइम इंटरवल 0 से t/4 लेता है तो क्या होता है? साक्षी पाटिल, क्या होता है आंसर? चलो, कोई आंसर नहीं दे रहे। और कौन कौन है? अरे रोहन, कैसे हो रोहन? रोहन भाई कैसे आना हुआ है? बढ़िया हूँ सर। बढ़िया। तो इधर कैसे, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे देख के। सर परसों भी था। परसों भी थे? मैंने देखा नहीं, फूल माले के इंतजाम करते हैं थोड़ा सा स्वागत के लिए। ये t/2 है बच्चों, बताया था 0 से t/2 में जो एवरेज होगा, 0 से t/4 में भी वही एवरेज होगा, जैसा ये पार्ट वैसा ही ये पार्ट। लेकिन फिर अगर t/8 ले लेते तो फिर इंटीग्रेट करके निकाल लेना। तो कम से कम ये दो ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा चांस पूछने का यही होगा। 0 से t 0, इसमें 2I0/π, इतने इंटरवल में भी 2I0/π, and you can do it by this। चलो, I स्क्वायर IRMS का स्क्वायर जो आ जाता है वो आ जाता है I0 स्क्वायर बाई 2, या IRMS बोले I0/√2। वन टाइम इंटरवल, टू टाइम इंटरवल, हाफ टाइम इंटरवल या लॉन्ग टाइम। तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। एक सवाल ले रहा हूं बच्चों, जो
थोड़ा टफ हो सकता है तुम्हारे लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी। सो इस केस में क्या हो जाएगा, IRMS का स्क्वायर जो आएगा दैट कम्स आउट एज I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये लिख लेना बच्चों, ये सॉल्व हो जाता है जैसे मेथड किया। तो मेडिकल बैच, इंजीनियरिंग बैच, ये लिख लेना। इसको स्टार मार्क कर देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूर्वा महाले, तुम भी तो बहुत दिन बाद ज्वाइन की हो। नहीं सर, तो आ रही हूँ। हाँ आ रही हो तुम लोग, रोहन भी आता है, इनविजिबल मोड में आते हो, मिस्टर इंडिया बन के आते हो तुम लोग, मुझे तो दिखते नहीं। चलो, आज तो धनंजय भी है, विवेक भी है, तब भी नंबर 22 ही है, तो एब्सेंट कौन है? चलो बच्चों, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मजा भी आएगा अगर ध्यान से पढ़ लिए, तो इसके सवाल भी बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट को ना मेंटली मैं दो पार्ट में बांटता हूँ। एक पार्ट जो हमने पढ़ लिया, जो छोटा सा था, आरएमएस किस करंट क्या होता है, आई एवरेज क्या होता है, ये सारा चीज। जो दूसरा जो मेजर पोर्शन है कि अगर एसी सोर्स है तो वो कनेक्टेड है अक्रॉस रजिस्टर तो कितना करंट होगा, वो कनेक्टेड है क्रॉस कैपेसिटर तो कितना करंट होगा, वो कनेक्टेड है क्रॉस इंडक्टर तो कितना करंट होगा, या कैपेसिटर इंडक्टर दोनों कनेक्टेड है और उसके क्रॉस एसी सोर्स कनेक्टेड है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ देम। बच्चों एसी सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड E इज इक्वल टू होता है बच्चों E नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख लिया। सोर्स का वोल्टेज ये ले लिया, एंड देन सपोज एक रजिस्टर कनेक्टेड है अक्रॉस द सोर्स, सो व्हाट विल बी द करंट। किरचॉफ्स लूप लॉ वैलिड रहेगा यहाँ पे। ये सभी मैं मान रहा हूं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल अभी है, मैं यहां से ऐसे मूव कर रहा हूं। समझना हमने अभी क्या कहा, हमें क्या पढ़ना है बच्चों, एसी सोर्स के साथ अगर एक रजिस्टर कनेक्टेड है तो कैसा करंट होगा, कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैसा करंट होगा, इंडक्टर कनेक्टेड है तो क्या करंट होगा। ठीक है, सो इसमें बच्चों मैं चलता हूं, लूप में लिखता हूं, यहां से यहां गया बच्चों, कैसे लिखते हैं, प्लस ई माइनस आई आर दैट इज इक्वल टू 0। सो आई इज इक्वल टू आ गया, बहुत ही सिंपल, जो तुम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे होगे,
ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। बच्चों तुम लोगों को पता है दिस इज कॉल्ड फेज। और ये बहुत अच्छे से अभी नहीं समझ में आएगा, एक दो एग्जांपल लेंगे और तब समझ में आएगा। इन दिस केस करंट जो आया बच्चों, करंट भी समथिंग इनटू साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो सोर्स का फेज और करंट का फेज क्या है बच्चों, यहाँ पे सेम ही है। फेज ऑफ करंट and potential difference across resistor, sorry, across it will be same in pure resistive circuit। बच्चों इसमें सिर्फ रजिस्टर है, तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड सोर्स पोटेंशियल विल बी सेम। या ऐसे भी कहेंगे रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका फेज और इसमें करंट का फेज सेम होता है। तो ये लिख लेना। अब कोई दूसरा बच्चा कहेगा सर अगर कैपेसिटर हो, यहां भी ई इक्वल टू ऐसे लिख लेता हूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सपोज इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, किसी टाइम पे करंट ऐसा है आई। सो इफ वी मूव इन दिस वे, यहां से यहां गए, ई माइनस क्यू बाई सी, सेकेंड प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय सी, ये पढ़े होंगे, दैट इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व कर लोगे, E इंटू सी। E तुम्हारा है कितना, E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये C। बट मुझे तो करंट चाहिए था बच्चों, इसमें करंट लिखना है। सो क्या करेंगे, करंट विल बी dq बाई dt, डिफरेंशिएट कर दो, E नॉट इंटू सी, और साइन का हो जाएगा बच्चों कॉस, और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा मल्टीप्लाइड ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, लिख सकते हैं, बात सेम ही है। और कॉस को लिख सकते हैं साइन ही, लेकिन ऐसे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। बच्चों बताओ कि क्या हम आई को ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो यहां से ये भी क्लैरिटी आएगी, अभी दोनों को एक साथ लिख दिया, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। इसमें जो करंट है और सोर्स का जो फेज है, सोर्स का फेज बच्चों ओमेगा टी है, और करंट का जो फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। मतलब सोर्स और करंट कैपेसिटर में जो है वो सेम फेज में नहीं होता है ना? क्या लिखेंगे,
current leads phase, ऐसे लिखते हैं, current leads voltage by pi/2 in बच्चों अगर हम कैपेसिटर लें तो कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फेज और कैपेसिटर में जो करंट होगा उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस pi/2 बनेगा। किसका फेज ज्यादा है बच्चों? करंट का। सो द कहीं पे लैंग्वेज अगर ऐसा लिखा हुआ है कि वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट बाय फेज pi/2, ये भी सही होगा। तो इसी स्टेटमेंट को दो तरीके से कहेंगे बच्चों, क्लियर? यस सर। अनन्य प्रणव, यस सर। बच्चों ये क्लास अच्छे से सुन लिया ना तो मैक्सिमम सवाल करंट इसके अल्टरनेटिव करंट के हो जाएंगे, है ना। क्या कहा बच्चों? कौन सा लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। करंट का फेज इतना है पोटेंशियल के फेज। अब इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है तो इसको बोलते हैं बच्चों प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और इसको क्या बोलेंगे? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब देखना बच्चों यहाँ पे जब करंट लिख रहा है तो E/R ये रेजिस्टेंस है ना। अब यहां भी जो करंट लिखे हैं बच्चों E0 बाई समथिंग, तो ये समथिंग किसका रोल प्ले कर रहा है? किसका रोल? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये कैपेसिटर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस नाम तो इसके लिए दे दिया, स्पेसिफिक नाम हो गया। तो इस केस में क्या करता है? रेजिस्टेंस नहीं बोल करके इसी को बोल देता है बच्चों रिएक्टेंस। क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं और लिख रहा हूं, तुम लोग इसके नीचे लिख लेना। सो I इज इक्वल टू E0 अपॉन रिएक्टेंस को X से डिनोट करते हैं और कैपेसिटर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस E0 अपॉन X साइन ओमेगा टी प्लस pi/2, जहां बच्चों XC क्या हो गया है? 1/ωc। इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। धनंजय भाई क्लियर ये? हाँ सर। दिमाग में रेजिस्टेंस ही रखना है कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। बताओ अगर बच्चों कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस ऑफर क्या होगा? कम या ज्यादा? कम होगा सर। वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर मैं बात करूं कि जो सोर्स लगाए हैं वो सोर्स का ओमेगा बड़ा है तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? ये कम या ज्यादा? कम। कम। कम करेगा। अगर ओमेगा कम है तो ज्यादा। ज्यादा ऑफर करेगा।
अच्छा बच्चों बताना, अगर मैं एसी की जगह डीसी सप्लाई लगा दूं, डायरेक्ट करंट सप्लाई करने वाला सोर्स, तो उसका ओमेगा क्या हो जाएगा? 0. तो अगर डीसी सप्लाई है तो ओमेगा 0 हो गया, तो उस केस में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? Infinite. इनफाइनाइट करेगा। दैट्स व्हाई जब डीसी सोर्स के में कनेक्टेड होता है कैपेसिटर, तो फुल्ली चार्ज होने के बाद करंट नहीं जाता है ना, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं ना? Yes, sir. तो दिमाग में बैठा बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं एक्सी वर्सेस ओमेगा का, पर्टिकुलर कैपेसिटर्स का, बच्चों ओमेगा अगर ओमेगा 0 तो रिएक्टेंस इंफिनिटी, और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है रिएक्टेंस घट रहा है, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट वाला फंडा है ना। तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ, रिएक्टेंस वर्सेस ओमेगा। तो बच्चों कुछ कुछ तो दिमाग में गया होगा, कुछ चीजें समझ में आई होगी। छोटा सा सवाल ले लेते हैं। A capacitor of capacitance 100 microfarad, connected across a source of angular frequency 200, angular frequency 200. Find reactance of the capacitor. Find reactance of the capacitor. कहोगे सर XC क्या होता है? 1/, 5. ओमेगा C, है ना। So 1/200 into 100 माइक्रोफैराड हो गया बच्चों 10⁻6 -6 फैराड। ओमेगा क्या रहेगा? इतना रेडियन पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁻6, ये 4 गया तो 100/2 50, लेकिन 50 क्या सारा ऐसा यूनिट में है, तो ये ओम। तो रिएक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? ओम। अगर ओमेगा दिया तो ठीक है, कभी कभी क्या रहता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। फ्रीक्वेंसी सपोज दे दिया 100 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस दे दिया सपोज 10 माइक्रोफैराड। थर्टी 1.4 माइक्रोफैराड सपोज ऐसा दे दिया। कहने का मतलब ये है 10 पाई माइक्रोफैराड। और इस केस में अगर पूछा जाए व्हाट इज एक्सी, तो बता सकता है?
जो फ्रीक्वेंसी दिया तो ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ। वन अपॉन 2 पाई इंटू एफ इज 100, सी इज 10 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 जाएगा 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 3। So roughly 100 1000 by 2 पाई स्क्वायर। ये रफली बच्चों बता सकते हो ये 50 के आसपास ही होगा, क्योंकि पाई स्क्वायर रफली कितना होता है 10। लिख लो इसको। क्या पढ़ाना है नेक्स्ट, मतलब चैप्टर के बाद नहीं, अभी अब क्या पढ़ाऊं नेक्स्ट? इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट। यस, ये ध्यान में आना चाहिए कि अभी क्या पढ़ाने वाले आगे। बच्चों नेक्स्ट लिखो प्योर इंडक्टिव सर्किट। बच्चों प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, तो उसमें ना फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, और कैपेसिटर वाला में फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। बट अगेन यहाँ पे लिख रहा हूं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, किसी टाइम पे करंट आई है। इंडक्टेंस बच्चों L, यहां से चलते हैं ऐसे घूमते हैं, किरचॉफ्स लूप लो प्लस E, और इंडक्टर के क्रॉस बताया था क्या लिखते हैं, करंट का डायरेक्शन माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस, दैट इज इक्वल टू 0 L इंटू डी आई बाई डी टी। E आ गया बच्चों, डी आई इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है ना? अब इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। L कितना किधर, एल भी आएगा नीचे। हाँ ठीक है। अगर देखा जाए T इक्वल टू 0 पे, इनिशियली क्या करंट रहेगा, जस्ट मैंने स्विच ऑन किया, क्या गेस करोगे, करंट विल बी 0। यस चलो इसको करते हैं आगे, इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। डी आई का इंटीग्रेशन आई, और यहां पे हो जाएगा बच्चों E नॉट बाई एल और साइन ओमेगा टी जगह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है। अगर सपोज यहां पे मैं अभी क्या करूं, इसको भी E नॉट बाई आर के फॉर्मेट में लिखूं, तो लिखूंगा I इज इक्वल टू E नॉट बाई आर की जगह बच्चों क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इंडक्टेंस, सॉरी ओमेगा एल। रिएक्टेंस लिखते हैं, तो रिएक्टेंस किसका हो जाएगा, इंडक्टर का। तो ये एक्सएल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी, साइन का माइनस होता है ना,
माइनस कॉस ओमेगा टी, तो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जहां पे एक्सएल क्या है बच्चों, ओमेगा इंटू एल। मतलब दिस इंडक्टर ऑल्सो ऑफर्स रेजिस्टेंस, और वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बच्चों, दैट विल डिपेंड अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस और ओमेगा। सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ओमेगा ज्यादा है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज यहां डीसी सप्लाई होता, डीसी सप्लाई में हमने किया है सवाल ऐसे, डीसी सप्लाई में ये आइडियल इंडक्टर लेते थे तो इसका रेजिस्टेंस 0 लेते थे, सिर्फ इंडक्टेंस है, तो ये शुरुआत में तो करंट नहीं जाने देता है, बट कुछ देर बाद क्या हो जाता है, इसमें फुल करंट सेट हो गया तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है ना। तो ओमेगा 0 अगर है, डीसी सोर्स रहेगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहां पे, एक्सएल वर्सेस ओमेगा, तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बच्चों, ऐसा है ना। तो ग्राफ भी लिख लो, यहां तक लिख लो, लिख लिया। अच्छा बच्चों, इसमें हम लोग जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डाला है ना, जेआर बैच, मेडिकल बैच को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जेआर बैच के लिए तो जब हम इंडेफिनिट देते हैं तो बच्चों यहाँ पे प्लस सी भी देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस सी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये साइनोसॉइडल करंट है। अगर एक प्लस सी रह जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसका अगर एवरेज लेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, साइनोसॉइडल कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी रहेगा। समझा क्या कि मैंने क्या कहा, कि अगर पूछा जाए एक टाइम पीरियड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा तो वो मस्ट बी 0, अल्टरनेटिंग है, ठीक है ना। तो प्लस सी नहीं होगा। ये बच्चों 3 बेसिक था। अब हमने चूंकि फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, तो मैं अलग से ही फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। अलग से ऐसे बना लो, रजिस्टर, एसी सोर्स, कैपेसिटर, एसी सोर्स, अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जस्ट इसके बाद। इसमें बच्चों E इज इक्वल टू, सब में E नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहा हूं। इसमें जो करंट है आई नॉट, या कुछ I1 ले लेता हूं, I1 साइन ओमेगा टी है। इसमें करंट कुछ कितना है, I इज इक्वल टू I2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। और इसमें करंट I3 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। 3 केस ले रहा हूं बच्चों। सो लेट्स, सोर्स का फेज ओमेगा टी है, ओमेगा टी को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओमेगा टी को, मतलब सोर्स का फेज इधर है, 0 जैसा ले लिया। तो इसमें जो करंट है बच्चों, वो करंट का भी फेज कैसा है, सेम। लेकिन इस केस में देखो,
अगर सोर्स का फेज इधर है बच्चों, सोर्स का फेज ई का फेज इधर लिया, करंट का फेज बच्चों ई के फेज से कितना आगे है? पाई बाय 2। पाई बाय 2 आगे। सो दिस विल बी द करंट। इसी को बोलते हैं बच्चों फेजर डायग्राम। सोर्स का फेज ये है, तो इसमें करंट का जो फेज है पाई बाय 2 है। थर्ड केस ले लेता हूं। अगर सोर्स का फेज बच्चों अगेन यहाँ पे ये ले लिया ओमेगा टी, दिस इज फेज ऑफ द सोर्स। So in this case, in this particular case, what is phase of the current in inductor? माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2। मतलब ये I इधर हो गया। तो इसी को बोलेंगे बच्चों, अगर ये डायग्राम क्लियर है तो करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज इन इंडक्टर क्या हो जाएगा? करंट लैग बिहाइंड voltage by phase pi by 2 in inductor। अगर बच्चों अभी तो मैंने ऐसा दे दिया, बट सपोज तुम्हें टेस्ट में ऐसे दे दिया जाए किसी में कि लेट्स की दिस इज सोर्स का वोल्टेज और दिस इज करंट का वोल्टेज, सही है ना? सॉरी फेज। मान लो इसको 0 ले लिया, तो ये एंगल को ले लिया ओमेगा टी, है ना? तो जो सोर्स का है वही करंट का है, जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही करंट का फेज है। अगर ऐसा ही डायग्राम यहां रहता तो जरूरी नहीं कि हम इधर ही हमेशा लें। सपोज हमने इधर ले लिया, दिस इज फेज ऑफ द ई, तो करंट का फेज क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल सपोज ओमेगा टी ले लिया कुछ, तो करंट बच्चों इससे 90 डिग्री पे होगा कि नहीं? यस सर। इससे 90 डिग्री पे होगा। ये एंगल, ये ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी। और अगर यहां पे दिखाया जाए, किसी ने कहा सर सोर्स का वोल्टेज अगर यहां है, दिस इज द सोर्स, ये ओमेगा टी है, तो करंट जो होगा इसके परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा 90 डिग्री पे, ये ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों। मतलब जैसे देखो ये है, ऐसे रोटेट होगा तो ये रोटेट कर रहा, तो ये भी रोटेट करेगा पाई बाय 2। इस केस में बच्चों ऐसा है, सपोज ई और ये रोटेट किया तो ये भी देखो रोटेट कर रहा। तो ये फेजर डायग्राम क्लियर? देखते हैं बच्चों ये कौन सॉल्व करता है। दिस इज द क्वेश्चंस। E is equal to 10 sin 100 t plus pi by 3, तो I कितना होगा?
बच्चों मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, मस्ती में बैठना नहीं, सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करना होगा? मानसी गावस्कर, मुझे ना XL निकालना है। टेल मी। ओमेगा इंटू L, व्हाट इज ओमेगा? इज इट गिवन? मानसी गावस्कर, यस सर 100 into 2 हो जाएगा सर। 100 इंटू 2 मतलब 200 ओम। सर क्या सही लिखा है प्रतीक? नो सर 10⁻³ भी आएगा मिली इसमें इंडक्टर। देखो ना, M जो है वो मेरा नाम नहीं है, M जो है वो मिली है, मिली हेनरी। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2 ओम। सो अब बताओ करंट क्या लिखेंगे? करंट इज इक्वल टू E/X 10/0.2 साइन 100t। और सृष्टि बताएगी क्या करें। सृष्टि, सृष्टि कनेक्टेड है क्या? सर प्लस pi/3 माइनस pi/2। यस, इसके फेज से -π/2 ये हो जाएगा बच्चों π/6। डायरेक्टली लिख दूं? पूजा राउत, क्या समझ में आया तुझे? यस सर। यस, गाड़ियों को भी समझ में आ गया। रोहन भाई, याद आ रहा है कुछ ऐसा चीज हमने पढ़ा था, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया? ये आधे घंटे में हम लोगों ने सीख लिया कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, प्योर कैपेसिटिव हो या प्योर इंडक्टिव हो, उसमें करंट कैसे लिखेंगे, उसका रिएक्टेंस कितना होगा, है ना, उसके फेजेस क्या होंगे। यहां तक क्लियर? बेसिक क्लियर बच्चों? यश गुजर, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो अब क्या नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? राशि लखानी बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? सर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। बच्चों नेक्स्ट जो हो जाएगा, दो का कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। सपोज रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटर, है ना, तो उसको बोलते हैं बच्चों RC सर्किट। बच्चों R एंड C सीरीज में है। अब देखना इसमें करंट क्या होगा, ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये समझ में आ गया तो पूरा एसी सर्किट समझ में आ जाएगा बच्चों। बेस हमने तैयार कर लिया, ABCD तुमने सीख लिया, बस अभी थोड़ा सा समझना। इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब, ये क्या चाहेगा? ई का फेज सपोज बच्चों इधर है, रेफरेंस लेते हैं। ई का फेज अभी इधर लिया। रेजिस्टेंस विल ट्राई टू हैव करंट इन दिस फेज। रेजिस्टेंस क्या चाहेगा बच्चों की करंट का फेज ई के फेज के साथ हो।
इंडक्टर क्या, सॉरी कैपेसिटर क्या चाहेगा, करंट का फेज इधर हो, किधर होगा बच्चों, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, किधर होगा करंट का फेज, ये दोनों लड़ लिए, तो क्या इधर होगा या इधर, यही दो ऑप्शन है, या बीच का भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है। बीच का भी हो सकता है बच्चों। ये एक्चुअली दोनों कहेगा यार कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी अपनी बात मान लेते हैं, है ना, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा और दोनों का जो रिजल्टेंट कह सकते हैं वो इधर हो जाएगा फेज करंट का। सो दिस विल बी द फेज ऑफ द करंट, ठीक है। और अगर पूछा जाए ये दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो दोनों एक तरफ तो है नहीं कि दोनों ऐड हो जाएगा, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो बच्चों अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, तो इसी को बोलते हैं बच्चों रिजल्टेंट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस। बट रिएक्टेंस वर्ड एक एक को ही कहते हैं, तो इसमें एक नया नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नए नाम को बच्चों, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, और इसको डिनोट करते हैं जेड से, है ना। तो जो नेट समझना है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, तो ये जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। देखो फेजर डायग्राम से समझाती है इसको, इसको बोलते हैं बच्चों इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब क्या समझना है, नेट रेजिस्टेंस कितना सर्किट में ऑफर कर रहा है। और बच्चों यही जो एंगल है ना, ये हो जाएगा सोर्स और करंट, ये सोर्स और इसमें जो करंट है इसके बीच का फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। So now if we want to write I, देखना बच्चों I तुम लोग खुद से लिख सकते हो, I will be what, E naught by Z साइन, इसका जो फेज है बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस 5। जहां पे कहोगे सर 5 क्या है, मैं कहूंगा tan फाइव इज, पूजा राउत बताओ tan फाइव क्या लिखूं, XC by R। XC by R. This will be the current, मतलब current will lead source voltage by phase 5 given by this। बच्चों ये समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। सर हाँ बोलो, वो एक बार इम्पीडेंस किस चीज को बोला वो वापस बताओ ना। इम्पीडेंस का मतलब भी बताया कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, उसी को हमने बोल दिया इम्पीडेंस। तो अगर सिर्फ रेजिस्टर होता है, ये नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाता है, रिएक्टेंस आर, ये नहीं होता ये होता है, तो कितना हो जाता है एक्ससी। अब दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस कितना करेगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट, हाँ सर समझ। तो रिजल्टेंट ये जेड इतना आ जाएगा। आ गई बात समझ में, हाँ ठीक है बच्चों, एक सवाल ले लें।
अच्छा एक सवाल है, डायग्राम में सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, सोर्स का वोल्टेज दे दिया है, एक्सआर दे दिया, मतलब रेजिस्टेंस दे दिया है, रिएक्टेंस दे दिया है, और पूछा है व्हाट विल बी द करंट। बच्चों मैं किसी से पूछूंगा, जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बच्चों तुम लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स चाहिए। प्रसाद बताओ क्या लिखे? 100 अपॉन प्रसाद, नींद में तो नहीं हो? क्या हो जाएगा इसका नेट रिएक्टेंस? 50। 50. So XR minus XC का स्क्वायर ये अंडर कब रूट, आएगा? सॉरी XR का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो इतना देर से करके आ रहा था, मैंने तो 2 मिनट दिया तुझे सॉल्व करने के लिए। और तेरा क्या एडमिट कार्ड नहीं निकला क्या प्रशांत? यस सर निकल गया क्या दिक्कत हो रही थी? सर, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। 100 अपॉन 50 इंटू साइन 200t माइनस 37 डिग्री प्लस फाइ ना, लेकिन फाइ कितना लिखेंगे? tan इनवर्स 4/3। 4/3 मतलब फाइ कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। 53 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर साइन 200t और 53 में से 37 चला गया बच्चों, कितना हो जाएगा? 16 डिग्री। 16, हाँ। अब बताओ, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये लिख पाओगे कि नहीं? ये सीखा आज क्या? कोई बच्चा को लगा कि हाँ सर नया सीखा, ये तो पहले नहीं आता था लिखने? एनीवन, एक भी बच्चा? अपूर्वा तुम्हारा नेट गड़बड़ चल रहा है क्या? एग्जिट हो रही है बार बार? हाँ सर। तो तूने बताया था कि सर बोर्ड पे पढ़ा, देखो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी बात मान ले, तुम लोग भी हमारी बात तो मानो। आज एसी करंट का बुकलेट कंप्लीट कर लेना। अच्छा इसी सवाल में बच्चों एक और चीज लिखो, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन दिस पर्टिकुलर केस। इसी में find capacitance of the capacitor। अच्छा नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे LR सर्किट। और ये डेरिवेशन अगर तुम्हें समझ में आया तो खुद से कर सकते हो, और जिसने खुद से किया वो मतलब सच्ची में पढ़ रहा है, अदरवाइज तो टाइम पास कर रहे हो। E is equal to E naught sin omega t।
मुझे बच्चों करंट लिखना है, तो सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पूछूंगा, सपोज इसको फेज, मैंने सोर्स का फेज ये लिया, तो फिर से वही समझा रहा हूं, द रजिस्टर वांट्स कि करंट का फेज इधर हो, while inductor wants current should lag behind the source XL। अब दोनों बच्चों कंप्रोमाइज होगा और कैसा हो जाएगा, नेट रिएक्टेंस ये हो जाएगा, मतलब इम्पीडेंस, let this angle is phi, जहां पे tan phi will be XL by R. XL upon R। सुन, और Z लिखें तो Z सारे बच्चे बता देंगे क्या हो जाएगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। आई अगर लिखेंगे बच्चों तो E नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी, और आगे क्या लिखूं, Minus phi. जहां tan phi तो लिखी है। बच्चों ये एकदम से अच्छे से समझ में आना चाहिए। बच्चों ऐसा कुछ दिया हुआ, व्हाट विल बी द करंट, इस केस में बताओ कितना करंट होगा। सर बोलो। सर ये L की वैल्यू आपने क्या लिखी है, 100L? सॉरी सॉरी, 100 मिली हेनरी, सॉरी 100 मिली हेनरी। कुछ बच्चे समझ गए होंगे शायद।
इसको एक काम करो बच्चों, ये 100 मिली हेनरी की जगह पे क्या करो, 0.1 हेनरी लिख लो, ठीक है, 0.1 हेनरी या 100 मिली हेनरी, ठीक है ना। एल इज 0. इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। तो कोई बच्चा लिख पाएगा क्या यहाँ पे करंट? सो एक्सेल मैंने नहीं दिया, एक्सेल तुम लोग निकालो, क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। बहुत अच्छा सा वैल्यू दिया है। व्हाट इज ओमेगा? 500 50 root 500 इंटू ये 50 ओम। सो व्हाट विल बी जेड? जेड भी 50 है। 50 root 2. 50 √2। सो आई कितना हो जाएगा? ई नॉट बच्चों 100 √2 अपॉन 50 √2 इंटू साइन 500t प्लस π/3 प्लस कितना, प्लस या माइनस? बच्चों प्लस या माइनस, क्या लिखूं आगे? माइनस माइनस कितना? π/4 यार, सबको आ रहा होगा। ये आर हो गया, ये हो गया एक्सेल। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 साइन 500t प्लस π/3 माइनस π/4, जो भी आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? π/12 क्या? Yes, sir. बच्चों ये हो गया करंट। तो एल आर सर्किट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे? LC LCR. circuit. हाँ एलसी कर सकता, लेकिन एलसी बाद में करता हूं, मैं पहले एलसीआर कर लेता हूँ। ये सवाल जो होंगे उसी पे ज्यादा होंगे। बच्चों जितना अभी तक पढ़ा सबको मिला करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना अभी सीखा है तुम लोग खुद से ही इनफैक्ट कर सकते हो, और अभी पता चलेगा कि तुम लोगों ने सीखा या नहीं। एलसीआर सर्किट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हुआ, 3-4 लोग चले गए? अच्छा 9 बज गया। ये बच्चों हो गया एक्सएल, ये हो गया एक्ससी, ये हो गया आर। If we draw the phasor diagram, ये नेटवर्क मेरा तो गड़बड़ नहीं है ना? नहीं नहीं सर। सर. ठीक है, चलो। क्योंकि बच्चे बड़ा एग्जिट हो रहे हैं। बच्चों देखना, इसमें तीनों है, तो ई का फेज फिर से मैं यहां ले रहा हूं, सोर्स का फेज। ओके,
अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस विल ट्राई टू हैव फेज करंट का इधर हो, एक्सी चाहेगा कि नहीं करंट का फेज हमारी तरफ हो, और एक्सएल चाहेगा कि नहीं यार करंट का फेज तो इधर हो। बच्चों ये तीनों का रिजल्टेंट है, वेक्टर जैसा ट्रीट करना है। तो पहले इनको देख लेते हैं। मान लो एक्सी बड़ा है फॉर द टाइम बिंग, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, पहले इसको ले लो ऐसे, पहले ये दोनों फैसला कर लेता है कितना होगा ये, और ये हो गया 8। तो रिजल्टेंट बच्चों ये हो जाएगा, दिस इज इफेक्टिव रिएक्टेंस इम्पीडेंस। तो जेड क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का रूट। बच्चों अगर एक्सएल बड़ा होगा डजंट मैटर, ये नीचे आ जाएगा, तो ये तो जेड वही रह जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल लिखो या एक्सएल माइनस एक्सी। अगर मैं बात करूं फाई का, सो tan फाई हो जाएगा बच्चों एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। If we write current E naught by Z, E naught by Z sin omega t प्लस 5। क्योंकि सर अगर एक्सेल बड़ा हो गया तो देखो ये क्वांटिटी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो देख करके लिख लोगे फॉर्मूला, ऑल्दो ये सही रहेगा अगर ऐसे लिखा तो। सो दिस विल बी द रेट। यहां तक क्लियर? Yes, sir. अच्छा हम लोग थोड़ा सा ना जेड के बारे में देखते हैं। जेड एग्जैक्टली क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी कितना है 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर। अगर बच्चों मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, जेड वर्सेस ओमेगा का, जब ओमेगा बहुत छोटा है, 0 है, तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ा होगा, एक्सी बहुत बड़ा होगा, आर कुछ रहेगा 10 एम 15 एम रहेगा, एक्सी तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट रहेगा, एक्सएल तो बहुत छोटा है। सो व्हाट अबाउट द जेड? बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे बच्चों ये कम होते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, ये बड़ा होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा, ये बड़ा होते जाएगा, तो डिफरेंस कम होते जाएगा, तो ये छोटा होते जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। तो नेट जेड जो होगा बच्चों डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते एक समय ऐसा होगा बच्चों कि जब एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल हो गया तो ये हो जाएगा 0, तो उस केस में जेड जो हो जाएगा बच्चों ये मिनिमम हो जाएगा। ये जेड मिनिमम किसके बराबर होगा, आर के बराबर, बिकॉज ये क्या हो गया 0, 1 ओमेगा पर। वो कौन सा ओमेगा होगा, रूट एलसी 1 by root LC। हाँ, तो वो ओमेगा जहां पे जेड मिनिमम है बच्चों वो हो जाएगा जेड विल बी मिनिमम व्हेन एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल 1 बाई ओमेगा सी ओमेगा एल, और यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी।
एंड देन बच्चों उसके बाद आगे अगर बढ़ाएंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, सो फिर जेड बढ़ने लगेगा, सो जेड विल इंक्रीज। ओके, स्ट्रेट लाइन है, कर्व टाइप का ही रहेगा। जेड मिनिमम क्या होगा वो समझ में आ गया। तुम कहोगे सर अगर करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा? बच्चों आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसमें। सो अगर ओमेगा 0 है तो ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा इनफाइनाइट है, तो करंट कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। बच्चों 0 से बढ़ेगा बढ़ेगा बिकॉज इम्पीडेंस क्या हो रहा है? घट रहा है, और एक पॉइंट पे बच्चों करंट मैक्सिमम होगा एंड देन करंट स्टार्ट्स अगेन डिक्रीजिंग। ऐसा हो जाएगा बिकॉज जैसे से और बढ़ेगा ओमेगा तो फिर से इम्पीडेंस बढ़ रहा है। बच्चों यहां तक क्लियर? When the current will be maximum at what omega? Current will be maximum at omega naught is equal to 1 by LC. उस समय करंट होगा कितना बच्चों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं आरएमएस लिखते हैं, तो ई आरएमएस अपॉन जेड, जेड की जगह पे हो जाएगा बच्चों आर। है ना? सो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। जिस समय करंट मैक्सिमम बच्चों, तो इस ओमेगा को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब द सर्किट इज इन रेजोनेंस, है ना? वो पीक पे हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट एल सी। उस केस में करंट कितना होगा? मैक्सिमम होगा। और जिस समय करंट मैक्सिमम होगा बच्चों, इन दैट केस एक्सी और एक्सएल इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है बच्चों तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल है। और अगर पूछा जाए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। इन केस ऑफ रेजोनेंस बच्चों ये हो जाएगा 0। ओके सर, क्यों? इन रेजोनेंस VC इज इक्वल टू VL होगा। अगर इसके क्रॉस लगाओगे तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज जितना पोटेंशियल इसका, जो फेज इससे इसका फेज कितना होगा? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 180। 180। क्यों? देखो करंट तो दोनों में सेम है बच्चों, तो एक में इंडक्टर में जो फेज होगा करंट से पाई बाय 2 अहेड होगा। इसके क्रॉस जो फेज होगा करंट के फेज से, पोटेंशियल डिफरेंस का फेज पाई बाय 2 लैग करेगा। तो करंट को अगर रेफरेंस लेंगे तो ये पाई बाय 2 अहेड और ये पाई बाय 2 लैग करेगा। अब ये शायद समझ में नहीं आ रहा होगा लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूं। तो पाई का फेज डिफरेंस है बच्चों वोल्टेज का दोनों में।
इसलिए, और इक्वल इक्वल इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, इसके ये दोनों इक्वल रहेगा। इज इट क्लियर? और ये जो इसका जो सोर्स का वोल्टेज है वो इसके क्रॉस बराबर होगा। VR will be equal to सोर्स वोल्टेज। तो आज का लेक्चर्स बच्चों यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे अभी छोड़ दिए क्लास। बच्चों नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा। एंड बुकलेट उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो। रेजोनेंस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ट्राई करो, जो मुश्किल हो गए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सारा सॉल्व कर लेंगे। बाय बच्चों, आज